जय हिंद किसान भाइयों, मेरे प्रिय आत्मीय किसान बंधु एवं प्यारे छात्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक लाया हूँ। आज का जो विषय है वो है खाद और उर्वरक देने का सिद्धांत। सिद्धांत तो सभी के होते हैं, लेकिन खाद और उर्वरक देने के सिद्धांत के बारे में हमको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम खाद को एक सैद्धांतिक तरीके से डालते हैं तो हमारा खर्च भी कम लगेगा, मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी मिल सकेगा। इसलिए आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जिलाजीत द्विवेदी, डायरेक्टर जय एग्रीकल्चर क्लासेस, आपको आज इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। प्यारे किसान भाइयों एवं प्रिय छात्रों, आज हम सब अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको इस विषय की जानकारी नहीं है कि कब और कितने मात्रा में, किस समय पर, किस फसल के लिए कौन सा उर्वरक किस समय में देना चाहिए, इसकी सही जानकारी हमको नहीं है। तो इसकी सही जानकारी आज हम आप सभी के समक्ष साझा करेंगे। इसमें जैसे अलग अलग उर्वरकों की किस्म होती है, तो पहले तो जान लीजिए कि उर्वरक क्या है। जो रासायनिक दृष्टिकोण से किसी कंपनी या कारखाने में तैयार किया जाता है, जिसमें निश्चित मात्रा में 1, 2 या 3 तत्व उपस्थित होते हैं, वह आपके रासायनिक दृष्टिकोण से उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। इसमें अलग अलग उर्वरक की श्रेणी होती है। जैसे हम बात करते हैं कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की, मतलब नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि पौधों की प्रारंभिक वृद्धि के लिए या अंकुरण के लिए नाइट्रोजन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पौधे की मध्य वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन ये पौधों की वृद्धि विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। फिर बाद में बीज बनते समय या पकते समय उस टाइम भी नाइट्रोजन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वह फसलों में उसके जो मध्यकालीन अवस्था होता है, जो उसका जो वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था होती है, उस समय सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्यारे किसान भाइयों, जब हमारी फसल वृद्धि कर रही हो तो उस समय हम खड़ी फसल में नाइट्रोजनस उर्वरक का, जो भी आपका नाइट्रोजन धारी उर्वरक है, उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। होता क्या है कि किसान एक बार में ही जितना उर्वरक की आवश्यकता होती है फसल का उतना डाल देता है, लेकिन ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक ये घुलनशील अवस्था में होकर के और जड़ क्षेत्र से बाहर चला जाता है, जिससे हमारे पौधों को मिल नहीं पाता है। इसके लिए कम से कम 2 से 3 बार में इस उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। यह चीज़ विशेष ध्यान देना चाहिए कि 2 से 3 बार में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। दूसरा आपका आता है फास्फोरस युक्त। जो फास्फोरस युक्त उर्वरक है, इसका प्रारंभिक अवस्था में बीज के अंकुरण के समय, जड़ बनते समय इसका उपयोग अत्यंत आवश्यक होता है और इस समय फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में पौधों के लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए किसान भाई, जब हम बीज की बुआई करें उसी समय ही हमको फास्फेटिक जो भी फास्फोरस उर्वरक है बुआई के समय में ही हमको दे देना चाहिए, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस पौधों को उपलब्ध हो सके। ये चीज़ जड़ बनते समय और जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, तो उन दलहनी पौधों की जड़ों में जड़ ग्रंथियों का निर्माण होता है, तो उन फसलों में हमको ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस युक्त देने की आवश्यकता होती है।
अगला होता है पोटैशिक उर्वरक। जो पोटैशिक उर्वरक होता है इससे पोटास मिलता है और ये पोटैशिक उर्वरक पौधों को धीरे धीरे मात्रा में फसलों को उपलब्ध होता है। तो इसलिए ये फसल वृद्धि से लेकर के और कटाई तक पौधे इसको बहुत धीरे धीरे मात्रा में प्रयोग करते रहते हैं। तो इसलिए फास्फोटास का संपूर्ण मात्रा बुआई के समय ही दे देना चाहिए और ज़्यादातर हो सके तो जड़ों के पास ही इसका उपयोग करना चाहिए। पोटास का मेन काम मिट्टी को भुरभुरा बनाना और दानों को सुडौल और चिकना बड़ा बनाना, कंद को बड़ा बनाना, सूखा और अन्य रोग या कीट प्रतिरोधिता के लिए उसमें बढ़ोतरी करना, ये मेन चीज इसका मेन वर्क होता है। तो खासकर जो हमारे प्राथमिक पोषक तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हैं, जिनका ये फसलों में अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ किसान भाई कार्बनिक खादों का भी उपयोग करना चाहिए। कार्बनिक खाद यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुआई के 30 दिन पहले ही खेत में इसको अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, जिससे ये बढ़िया अच्छी तरीके से सड़ गल जाए, से हमारे पौधों को ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो सके। ये कार्बनिक खाद मृदा की भौतिक और रासायनिक और जैविक तीनों गुणों को सुधारता है। साथ ही साथ यह पौधों को पोषक तत्व भी उपलब्ध कराता है। इसमें जैसे कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद, ये सारी खादें इसके अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं कि फसल की, सभी फसलों में अलग अलग प्रकार से इन उर्वरकों की आवश्यकता होती है। विभिन्न फसलों की आवश्यकता अलग अलग होती है। जैसे जितनी अनाज वाली फसलें हैं तो उनमें जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं उनकी आवश्यकता अधिक होती है। इसके बाद में जितने पोटैशिक फर्टिलाइज़र हैं, तो जितने कंद वाली फसलें हैं उनकी आवश्यकता अधिक होती है। जिनकी जैसे फास्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पौधों की वृद्धि के लिए, उसकी मजबूती के लिए, सबके लिए आवश्यकता है, जड़ों के निर्माण के लिए। इसलिए अगर दलहनी पौधा है, दलहनी फसल है, तो उसके लिए फास्फोरस युक्त उर्वरकों का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अगला चीज़ है कि फसल की अवधि की बात करते हैं। तो जो फसल की अवधि होती है इसमें भी खासकर जो फास्फोरस और पोटास है तो इसका उपयोग बुआई के समय ही कर देना चाहिए। नाइट्रोजन है तो खड़ी फसल में 2 से 3 बार में इसका उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला होता है कि हम मृदा की किस्म की बात करते हैं। जैसे जो बलुई मृदा होती है तो उसमें जल आसानी से मृदा की निचली सतहों में चला जाता है। तो इसलिए हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि किस प्रकार की मृदा है। अगर उसमें लीचिंग ज़्यादा होता है तो उसमें हमको 2-3 बार में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर मान लीजिए चिकनी या दोमट मृदा है तो उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, तो इसलिए उसमें 1 बार में ही उर्वरकों का प्रयोग कर देना चाहिए। अगला होता है मौसम का समय होता है। देखते हैं कि वर्षाकालीन क्या है। जिस क्षेत्र में अगर अधिक वर्षा हो रहा है तो उसमें भी होता क्या है कि ये सभी पोषक तत्व घुल करके मृदा की निचली सतहों में चले जाते हैं, जड़ क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। तो जब ये जड़ क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं इसलिए इसमें भी ये समस्याएं होने लगती हैं। तो इसका भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। फसल चक्र की संख्या की ध्यान देते हैं कि भाई आप कितना फसल ले रहे हैं, उस फसल चक्र की बात करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आप कोई दलहनी फसल लिए, दलहनी के बाद आप अदलहनी फसल ले रहे हैं, तो आप ये जानते हैं कि दलहनी फसल में जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है ये वायुमंडल से मृदा में फिक्स होता है। तो अगर अदलहनी ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा ऑलरेडी फिक्स है, स्थिर है। तो इसमें अगली फसल में कम मात्रा में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देना चाहिए।
मृदा में नमी की मात्रा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे सभी पोषक तत्वों को घुलनशील रूप में लेते हैं, तो इसलिए यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मृदा में नमी है या नहीं है, तो उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। फसल की किस्म आपको मैं बता चुका हूँ कि किस प्रकार की फसल है, जड़ वाली फसल है, अनाज वाली फसल है, या आपकी दलहनी फसल है। तो ऐसे अलग अलग फसलों के अनुसार भी अलग अलग उर्वरकों का वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे अनाज वाली फसल है तो उसके लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। कोई अगर मान लीजिए कि जड़ वाली फसल या कंद वाली फसल जितने हैं, जैसे आलू है, गाजर है, शलजम है, अगर ऐसी फसल है तो इनके लिए फास्फोरस और पोटाश की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी। दलहनी फसल है तो उसके लिए फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से इसका भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार की फसल है। अगला होता है कि फसल का हमारा उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि हम अलग अलग उद्देश्य के लिए भी फसल उगाते हैं। भाई हमारा उद्देश्य क्या है, तो उसके अनुसार भी हमको उर्वरकों का संतुलन एक बनाकर रखना चाहिए। तो इस तरीके से फसलों की जातियाँ, फसलों की किस्म क्या क्या है, तो अलग अलग किस्म के अनुसार भी उर्वरकों का ढंग से भी प्रयोग किया जाता है। तो ये एक सूक्ष्म तरीके से आपको जानकारी साझा किए हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिए और उर्वरकों का प्रयोग करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और समझें कि हमको उर्वरक कब और कितने मात्रा में किस ढंग से फसलों को देना चाहिए। जय हिंद।